अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा से। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और खुशबाश भी होंगे। ईद जैसे जैसे करीब आती जा रही है, मार्केटों, बाजारों और मवेशी मंडियों में गहमा गहमी भी बढ़ती जा रही है और गली मोहल्लों में भी कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। छोटे बड़े सभी इस वक्त जानवरों के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। खास तौर पर बच्चों का कुर्बानी के जानवरों के साथ बहुत लगाव देखा जाता है, लेकिन वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जानवरों के पास भेजते वक्त एहतियात जरूर करें, क्योंकि हर ईद पर जानवरों के मरने से कई लोग जख्मी भी हो जाते हैं। और उसके साथ साथ सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि जानवरों के फजलात की वजह से हम देख रहे हैं कि गंदगी में इजाफा होता जा रहा है। और वैसे भी मौसम बरसात है तो बारिश के बाद सूरत हाल और भी ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से बहुत से वायरल इन्फेक्शन भी फैलने का खदशा हो जाता है, जिस पर हमने कल बात भी की थी, आपको बताया भी था। तो जनाब अपना भी आपने ख्याल रखना है, अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। खुशियाँ बांटे और खुशियाँ समेटे भी अपने प्यारों के साथ। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की जानिब। तो गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक मुहिम ने काफ़ी जोर पकड़ रखा था और इसके काफ़ी फ़वाइद भी हासिल हुए, और वो मुहिम थी हमारा नमक हमारा सरमाया। सारिफीन की एक तरफ जहां जहलम में ख्योड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाले गुलाबी नमक की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ ये मुहिम भी चलाई जा रही थी कि इंडिया को कोड़ियों के भाव नमक की फरोख्त बंद की जाए और पाकिस्तान नमक को खुद प्रोसेस करते हुए यूरोपीय ममालिक को बेचकर ज़र मुबादला कमाए। जिसके बाद वजारत कॉमर्स ने गुलाबी नमक को पाकिस्तानी मसनूआत के तौर पर ट्रेड मार्क करवाने के लिए इकदाम भी तेज कर दिए। इस मुहिम ने एक नई बहस को जन्म दे रखा है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला गुलाबी नमक सेहत के लिए सफेद नमक से ज्यादा फायदेमंद है, जबकि सफेद नमक में शामिल किए जाने वाले अज्जा हाई ब्लड प्रेशर समेत कई बीमारियों की भी वजह बन सकते हैं। इंसानी सेहत के लिए पिंक सॉल्ट कितने फायदेमंद है और इससे किस तरह के हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनम मंजूर हैं, डाइटिशियन एज़म। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनम, ये जो एक सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है गुलाबी नमक और सफ़ेद नमक के हवाले से, तो ये जो पाकिस्तान में ही हमारे पास पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं वो पाया जाता है, बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है। तो हमारे नाज़रीन को बताइए इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको खाने से हमें क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं? ठीक है मुनीबा, यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, सॉल्ट की कॉम्पोजिशन, और फिर हम बात करेंगे टाइप्स पे, सॉल्ट की टाइप्स किस तरह से, ये टाइप में आ जाता है। तो अगर हम कॉम्पोजिशन पे बात करते हैं तो सॉल्ट में जो हमने मेन चीज़ देखनी होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड की अमाउंट के वो कितनी है, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये नमक अच्छा है, नहीं अच्छा, कम लेना चाहिए, दिल के अमराज के अफराद को नहीं लेना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। फिर आ जाती है बात कि प्रोसेस्ड और हमारा प्योर सॉल्ट। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जो हमारा पिंक सॉल्ट है, यानी कि जिसको हमने कहा और आपने कहा उसकी पूरी हमारे यहाँ पे हिमालयन रेंज है। पिंक सॉल्ट जो है वो लेस रिफाइंड सॉल्ट है। ठीक है, इसमें इसकी प्रोसेसिंग जो है, जैसे ही ये कान से निकाला जाता है, इसकी प्रोसेसिंग कम से कम होती है, यानी कि ये प्योर फॉर्म में होता है। ओके, ठीक है। तो इसमें एडिटिव्स कम होते हैं, इसमें प्रोसेसिंग के दौरान जो इसमें चीजें ऐड की जाती हैं वो कम से कम होती हैं। फिर आ जाता है वाइट सॉल्ट, जो हमें मार्केट में मिलता है, या हमारा टेबल सॉल्ट है जो हम घरों में आम इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोसेस्ड होता है, वो रिफाइंड होता है। उसमें जो हिमालयन सॉल्ट है पिंक, उसको रिफाइन करके प्रोसेस करके उसको व्हाइट सॉल्ट बनाया। ठीक है, मतलब उसमें केमिकल्स यूज किए। एग्जैक्टली, एडिटिव्स, हाँ जी, एडिटिव्स ऐड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उसको प्रिजर्व करना होता है। जो पिंक सॉल्ट है वो हिमालयन रेंज में होता है, वो वहीं पे रहता है, उसी इन्वायरमेंट में रहता है, उसी टेम्परेचर पे रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। लेकिन जब उसने मार्केट करना है हमने उसको, तो हमें उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हम लोग गंदम लेते हैं, गंदम किसी फॉर्म में होती है और आटा किस फॉर्म में होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। सेम गोज फॉर द सॉल्ट, तो व्हाइट सॉल्ट आ जाता है। फिर हमें बस तीसरी चीज आ जाती है आयोडाइज सॉल्ट। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे कहा जाता है कि आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें। ये तीन टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट और व्हाइट सॉल्ट का कंपैरिजन करूँ तो देयर इज नो लाइक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ। अच्छा, कोई वाज़ेह डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली। पिंक सॉल्ट में 90, क्योंकि वो ज्यादा प्योर है, उसमें 98% सोडियम होता है और 2% जो है वो रिमेनिंग उसमें मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स। ठीक है। जिस सॉल्ट में 98% सोडियम है
तो डेफिनेटली उसमें सोडियम की अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक मिथ है जिसको मैं क्लियर करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, कि पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक और ये हमारे लिए उतना ही अगर इसका ज़ायद इस्तेमाल किया जाता है तो ये उतना ही नुकसानदेह है जितना सफ़ेद कच्चा नमक का नुकसानदेह। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, 98% सोडियम जो है वो हमें पिंक सॉल्ट में मिलता है। तो हमें बताइए, पिंक सॉल्ट का टेस्ट और जो सफ़ेद नमक है, दोनों का एक ही होता है या डिफरेंट होता है? इनका थोड़ा सा चेंज होता है। हाँ। क्योंकि उसमें एडिटिव्स थोड़े से ऐड किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए टेस्ट इन्हांसर्स ऐड किए जाते हैं वाइट सॉल्ट में, तो उसका थोड़ा सा बेहतर होता है। और अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं ना, तो जो वाइट सॉल्ट होता है वो उसको ग्रैनुलेटेड ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो हिमालयन सॉल्ट है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर्ड फॉर्म में होता है, वो बहुत ज़्यादा जो ग्रैनुलेटेड नहीं होता। हाँ, ये इसका डिफरेंस इसमें होता है। ठीक है। लेकिन अनम, हम देखते हैं मतलब हमारे यहाँ पर ही ये पाया जाता है नमक जो है पिंक सॉल्ट है, लेकिन हम इसकी तरफ जाते ही नहीं है, यहाँ पर इतना फेमस ही नहीं है, हम खाते ही नहीं। हम अगर कहीं जाते भी हैं शिमाली इलाका रात में, तो वहाँ से अगर इस तरह की सजावट की चीज़ें ले आते हैं घर पे रखने के लिए, उनको घर पे सजा देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हम नमक का करते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, नमक का इस्तेमाल अगर हम किसी भी फॉर्म में करते हैं ना, एक तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है ना जो हमें एक दिन में इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है 2300 मिलीग्राम। 2300 मिलीग्राम का मतलब है 1 टीस्पून। एक नॉर्मल फर्द के लिए जिसको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, जिसका कोई दिल का अमराज नहीं है, कोई गुर्दों का मसला नहीं है, ठीक है, तो वो 1 चम्मच पूरा दिन में इस तरह, यानी कि वो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वैसे खा ले, लेकिन हम ओवरऑल जैसे खाने में जा रहा है, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें भी सॉल्ट होता है, उनमें भी सोडियम होता है, तो ओवरऑल हर चीज़ को मिला के जो है ना 1 टीस्पून नॉर्मल पर्सन के लिए रिक्वायर्ड होता है। और अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ब्लड प्रेशर का किसी को इशू है या किडनीज का इशू है, तो उसको हाफ टी स्पून 1500 मिलीग्राम यानी कि हाफ टी स्पून है उसको सॉल्ट एक दिन में रिक्वायर्ड है। अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, किडनीज का इशू क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। और हम नमक का इस्तेमाल बेजा करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हम लोग फ्रूट्स के ऊपर नमक डाल के खाते हैं। हाँ। अंडा बॉयल किया तो उसके ऊपर नमक डाल के हमने खाना है। कोई भी चीज़ है, टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल या कोई पिंक सॉल्ट, अब वो टेबल सॉल्ट को रिप्लेस कर लिया पिंक सॉल्ट ने। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे मैंने पिंक सॉल्ट ही देखा है, मार्केट में, ग्रोसरी स्टोर्स में आपको पिंक सॉल्ट डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट वर्जन्स में, लाइक उसके मैंने थोड़े लार्ज ग्रैनुलेटेड फॉर्म में भी देखा, उसको बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में भी मैंने देखा है। ठीक है, मतलब जिसको जो सा भी चाहिए उनको वो अवेलेबल होगा मार्केट में। तो इसमें ऐसे इसके अगर हम लोग कॉम्पोजिशन में देखते हैं तो कोई इतना फर्क नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है ना, वो हमारे पास आ जाती है आयोडाइज सॉल्ट, जिसको हम बहुत देर से कह रहे हैं कि इस्तेमाल करें। अच्छा। अगर मैं आयोडाइज सॉल्ट की बात करूं तो ये आयोडाइज सॉल्ट ये कि आयोडीन डेफिशिएंसी आज से 10 साल पहले की अगर मैं प्रेवलेंस देखती हूँ ना, पाकिस्तान में 61% प्रेवलेंस थी आयोडीन डेफिशिएंसी की, जिसकी वजह से ये सॉल्ट को आयोडाइज किया गया, यानी कि उसको फोर्टिफाई किया गया। ठीक है, जो हमारा वाइट सॉल्ट था उसको हमने आयोडीन के साथ फोर्टिफाई किया, यानी कि आयोडीन उस सॉल्ट में मौजूद नहीं था। ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करके उसमें आयोडीन ऐड किया गया। अभी भी अगर हम देखें तो हमारे सफेद नमक में और जो पिंक नमक है उसमें आयोडीन मौजूद नहीं होता। हाँ, उसको फोर्टिफाई करके आयोडाइज बनाया जाता है। ओके। अब अगर मैं देखूं 10-12 साल से अब तक की प्रेवलेंस, तो पाकिस्तान में वो प्रेवलेंस 61% से 4% पे आ गई है। ओके, यानी कि डेफिशिएंसी को हमने इतने हद तक क्योर कर लिया। अब जो 3% या 4% रिमेनिंग है वो एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे कि आप लोगों ने वैक्सीन के बारे में भी सुना है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होगी, ये इश्यूज आते हैं। वो तो सेम एज कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे सिंध के या कुछ आगे नॉर्दर्न पंजाब में कि जहाँ लोग कहते हैं कि ये इश्यूज आएंगे। हाँ। तो हम ये नहीं यूज कर सकते, तो ये इतनी से प्रेवलेंस जो रह गई ये उन एरियाज में रह गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आयोडाइज सॉल्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था, आयोडीन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती जा रही थी। जो आयोडीन डेफिशिएंसी है वो मेजर हमारे बॉडी का जो थायराइड फंक्शन है और जो हमारे मेजर सेल का जो फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको हमने क्योर करने के लिए आयोडाइज सॉल्ट लेकर आए थे। तो इन पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट की बजाय आयोडाइज सॉल्ट अभी भी बेहतर है। लेकिन हम देखते हैं अगर वाइट सॉल्ट की बात करें तो उसमें आयोडीन मौजूद है, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद है, और यही चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो ये भी हमारे लिए नुकसान। हम बिल्कुल तर्क कर दें इसको वाइट वाले को? नहीं, बिल्कुल तर्क नहीं कर सकते। अब देखें, सोडियम या जो सॉल्ट है ना वो बहुत सारी चीज़ों में है, खाली नमक से हमें सोडियम नहीं मिल रहा। अब जैसे हम लोग जंक फूड खा रहे हैं, हमारे पास बन जा रहा है वाइट बन रिफाइंड फ्लावर से, ठीक है, उसके अंदर भी सोडियम मौजूद है। हम सब्जियां और फल खाते हैं, जैसे कि पालक खा ली, मेथी वगैरह,
या अगर हम फलों में बात करते हैं तो केला है या जो इस तरह के डिफरेंट फल हैं, उसके अंदर भी नेचुरली सोडियम मौजूद होता है। अच्छा, फल सब्जियों में, बाकी हमारी खुराक में नेचुरली मौजूद होता है। अब नेचुरल एक अलग चीज है और हमने जो बाहर से लिया नमक से एक्स्ट्रा, वो अलग से इंटरनल। एग्जैक्टली। तो हमारी इसलिए जो एक्सटर्नल सोर्स है ना, जो हम बाहर बाजार खुद से ले रहे हैं नमक, वो लिमिट करें, बिकॉज जो अब फल सब्जी में नमक है उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो जो हम बाहर से ले रहे हैं ना, उसको हम कम से कम रखें, इत्तेदाल में रहते हुए, यानी कि 1 टीस्पून मैंने बताया पूरा दिन में। अब आपके वो सालन में भी जाएगा, वो आप जो भी खाना खा रहे हैं पूरे 3 टाइम का पूरे में डिवाइड होगा। तो ये हमने जो आउटर हमारा सोर्स है ना, उसको हमने कंट्रोल। लेकिन वो तो हम एक मेरे ख्याल से टेबल स्पून खा ही रहे होते हैं जो सालन में होता है, लेकिन जो उसके अलावा हम लोग जंक फूड और जो मंचिंग के लिए खा रहे होते हैं, उसमें ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इवन जैसे आप देखें लेस का एक चिप्स देखें, पैकेट देखें, उसके अंदर कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा उसके अंदर सॉल्ट होता है, बहुत ज्यादा। तो अब जितना ज्यादा सॉल्ट आप इंक्रीज करते जाएंगे, आपको उतनी ज्यादा वाटर रिटेंशन होगी। आप देखें जब भी आप लेस खाते हैं या आप कोई भी ऐसी चीज खाते हैं जो ज्यादा सॉल्टी होती है, तो उसके बाद आपको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब करता है। ठीक है, सोडियम की अमाउंट बहुत ज्यादा हो गई, एसिडिक ज्यादा होना शुरू हो गया, बेसिस कम हो गई, तो एसिड बेस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है बॉडी का। और फिर जब आप इतना ज्यादा ऊपर से पानी पीते हैं, वाटर रिटेंशन की तरफ जाते हैं, वाटर मास गेन होना शुरू होता है, आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, मोटापे की तरफ जितना जाते हैं, आगे से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के मर्ज जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और अनम, बहुत से जो डॉक्टर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि ज्यादा नमक खाने से एक तो ब्लड प्रेशर का भी आपको मसला हो सकता है और दिल की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सोडियम, हम जब भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हम लोग बेसिकली हमने जो लिमिट करना होता है वो एक तो फैट्स को, ट्रांस फैट्स को, और दूसरा हमें सोडियम को देखना होता है। तो इनको अगर हम कम कर लेते हैं, सोडियम को हम रिप्लेस कर सकते हैं पोटेशियम से। जिन चीज़ों में पोटेशियम है हम उसको उनसे रिप्लेस कर सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो पोटेशियम किन चीज़ों में पोटेशियम अपनी डेली लाइफ, पोटेशियम हमारे बनाना में बहुत ज़्यादा होता है। नट्स, जितने भी अनरोस्टेड नट्स हैं जो रोस्ट नहीं हुए हुए और सॉल्टी नट्स नहीं है, उनमें बहुत अच्छा सोर्स जो है वो पोटेशियम का होता है। तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम स्नैक्स ले रहे हैं ना, तो नट्स मैं कहती हूँ स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। 1 और 2 फिस्ट जो है अगर आप नट्स के ले लेते हैं, रोस्टेड नहीं और सॉल्टेड ना हो, तो वो आप अपनी मंचिंग जो है उसको लेस के चिप्स से या किसी भी स्नैक से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर हम सॉल्ट खा रहे हैं तो साथ हम ये भी थोड़ा सा खा सकते हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे, मतलब ज्यादा आयोडीन और वो जो सोडियम है उसको पोटेशियम ही वो बैलेंस करता है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी यही चीजें हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देखें ब्लड प्रेशर वालों के लिए सोडियम थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट करते हैं। उनकी जो मेडिसिन भी बनाई जाती है ना, तो उसमें सोडियम बेस्ड फॉर्मूलाज नहीं होते, उसमें पोटेशियम बेस्ड या मैग्नीशियम बेस्ड होते हैं। तो उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि सोडियम एक्स्ट्रा से, जैसे अंडा बनाया उसके ऊपर नमक ना छिड़के, कोई फ्रूट खा रहे हैं उसके साथ काला नमक या इस तरह के वो जो नमक है वो ना इस्तेमाल करें। कुछ लोग सालन के ऊपर भी नमक एक्स्ट्रा डालते हैं। हाँ। सालन के अंदर तो है ही है, हाँ। और उसके ऊपर भी डाला जाता है, तो वो जो है वो उनकी वाटर रिटेंशन, सोडियम बैलेंस खराब होगा, उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होगा उससे। अगर ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता तो फिर वो कार्डियक अरेस्ट और वो आगे डिफरेंट डिजीजेस की तरफ लेके जाता है, जो कि फेटल हो सकते हैं। अच्छा जी, तो इसलिए सोडियम का इस्तेमाल जो है, और दूसरा आपकी जो मेम्ब्रेन्स है उसको डैमेज करता है। जितना ज्यादा सोडियम होगा उतने ज्यादा आपकी मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए सोडियम जो है वो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जनाब एतदाल में रहना, एतदाल में रहकर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो फ़वाइद और जो नुकसानात हमें अनम बता रही हैं, इसके बाद तो हमें एतदाल में रहकर ही खाना है, नमक भी। और दूसरा हम देखते हैं कि अनम, अगर हम कोई नमकीन चीज़ खा लेते हैं तो उसके बाद हम कहते हैं कि उसको हजम करने के लिए हमने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। जी बिल्कुल। तो क्या सही में कोल्ड ड्रिंक जो है वो हजम करती है या सिर्फ वो हमारे चस्के हैं? इसको मैं कहती हूँ ये एक ना प्लेसिबो इफेक्ट है, यानी कि आपका प्लेसिबो इफेक्ट वो होता है जो एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन आपका सिर्फ माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि ऐसा हुआ है, तो वो आपको लगता है कि हो गया। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी आपने बात की। और जैसे कि अब बकरा ईद आने वाली है, एग्जैक्टली, तो गोश्त का इस्तेमाल भी बेतहाशा करेंगे और उसके बाद उसको कंपनसेट करने के लिए हम कहेंगे एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी ले और हमें डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, वो मजीद, क्योंकि आपके देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में जो आपका गैस है वो बहुत ज्यादा होती है। तो
आपने जितनी मिकदार में सोडियम, अब जितने भी हमारा बीफ और मटन है इसमें सोडियम की अमाउंट हाई होती है, प्लस इसमें जो बीफ है खासतौर पे उसमें जो फैट होता है, हिडन फैट जिसको मार्बल फैट कहते हैं, एक तो वो फैट होता है जो हम आउटर लेयर पे होता है हम उतार देते हैं, लेकिन बीफ का इशू ये होता है कि उसके इनर साइड में भी जो उसकी कॉम्पोजिशन है ना, उसके अंदर फैट की स्ट्रिंग्स होती हैं, मार्बल फैट जिसको हम कहते हैं, वो हम वाइट सी नजर आ रही होती है, वो हम रिमूव नहीं कर सकते, तो वो उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है। प्लस हमने अब खाना जब बनाया, अब आप देखिए क्या बनता है ईद पे, इस तरह के कोरमे और निहारी, इवन ये जैसे हमारे जितने ऑर्गन मीट्स हैं, मगज वगैरह, कलेजी, तो इनमें एक तो इसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, इसमें फैट बहुत ज्यादा है, प्लस हम उसमें आउटर में मसाले कितने डालते हैं चटपटा मजीद करने के लिए, उसके साथ फिर हमने कॉम्बिनेशन में नान खाना होता है। नान हाई सोडियम, एक तो उसमें रिफाइंड फ्लावर, प्लस उसमें सोडियम भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जब उसका आटा गूंथते हैं वो लोग नान के लिए, उसमें नमक बहुत ज्यादा डाला जाता है, तो वो ज्यादा चला गया। उसके साथ फिर हमने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तो एक तो वो आपको एसिडिटी मजीद करेगा, इंडाइजेशन बहुत ज्यादा करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो खट्टे डिकार भी आएंगे और आपको लगेगा कि काफी बहुत बोझल सी आपकी तबीयत महसूस होगी। इसके अलावा जो आपकी कैलोरीज हैं, आप देखें बीफ या मटन जो हमने खाया, उसके साथ खाली बीफ मटन नहीं था, नान था, उसके साथ उसमें ऑयल भी उतना ज्यादा था, वो मसाले भी थे, सारा कुछ था। उसके साथ फिर हम जब कोल्ड ड्रिंक के भी 1-2 ग्लास पी लेंगे तो तकरीबन एक मील में हम लोग तकरीबन 1200 से 1500 या 2000 कैलोरीज एक मील में लेते हैं। अच्छा, और फिर ये ईद का ये सिलसिला 3-4 दिन चलता है। 3-4 दिन नहीं, पूरे हफ्ता चलता है, मतलब जब तक हम घर पर हैं, छुट्टियां हैं, तब तक तो हमने चलाना नहीं है। और उसमें सिर्फ यही वाली चीजें बनती हैं, फिर कोई आ गए या आप किसी के घर चले गए हैं तो वो फिर आपका मजीद जो है ना कैलोरी इंटेक बढ़ाता जाता है, और फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यूरिक एसिड बहुत बढ़ना शुरू होता है। बहुत से लोग ऐसे भी है ना, मतलब बड़ी ईद के बाद खास तौर पर लोग अस्पताल का चक्कर जरूर लगाते हैं, मतलब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए इसमें मैं यही कहूँगी कि ज़रूर कुर्बानी का गोश्त खाएं, इत्तेदाल में रहते हुए, क्योंकि ये गजायत से भरपूर होता है। हम इसको, एक तो हमारी सुन्नत है, दूसरा ये गजायत से बहुत भरपूर है, हम इसको मना नहीं करते, लेकिन इत्तेदाल में रहते हुए जब भी आप अपनी प्लेट बना रहे हैं, उसमें जहाँ आपने बीफ या मटन कोई भी रखा है तो उसके साथ उसमें सैलड रखें, उसके साथ उसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड करें, और कोशिश करें कि जहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं उसको आप फ्रेश जूस से, फ्रूट का जूस या फ्रूट स्लश बनता है, जैसे कि फ्रूट को आइस के साथ और मिंट और लेमन के साथ अगर आप ब्लेंड कर लेते हैं तो वो एक अच्छा सा स्लश बन जाता है। वो सिंपल वो मिंट लेमन स्लश भी बन जाता है, वो यूज कर ले इंस्टेड ऑफ कोक, क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, वो ट्रिपल कैलोरीज हो जाएंगी आपकी, और आपका वेट बहुत ज्यादा उसकी वजह से गेन होना शुरू हो जाएगा। और फिर डेफिनेटली यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल आपकी जो है इसके साथ साथ जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और यूरिक एसिड, ये 3 चीजें हैं जो ईद के बाद हॉस्पिटल्स में भी जो है ना जिसका रश देखा जाता है पेशेंट्स को, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, यूरिक एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, और बहुत यंग लोगों में भी। अच्छा, एग्जैक्टली। मतलब ये चीजें पहले हम लोग मतलब कोई 30 अबव है या 40 अबव है उनमें देखते थे, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया या हाइपरटेंशन का, अब नौजवानों में भी आ रही है बहुत ज्यादा। इवन आप डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन 20+ के लोगों में स्टार्ट होना शुरू हो गया, यंग जनरेशन में इसका ज्यादा, क्योंकि हमारा फूड जो है ना वो हम जंक की तरफ ज्यादा चले गए हैं, तो रिफाइंड चीजों की तरफ हम चले गए हैं, तो उसमें फिर हम लोगों ने अपनी जो कैलोरी डेंस चीजें हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, न्यूट्रिएंट डेंस को हमने छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन हम अनम देखते हैं कि ईद जैसे स्टार्ट होती है, हमने सुबह नाश्ता भी गोश्त का करना है, हमने दोपहर का खाना भी गोश्त, स्नैक्स भी गोश्त के करना है, और रात को जो खाना है वो भी गोश्त का, और उसके बाद हमने सो जाना। तो उसके बाद फिर हमारी क्या हालत होगी? उसके बाद फिर आप यही होगा कि वो बहुत ज्यादा, एक तो वेट पुट ऑन करेगा, दूसरा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सारा का सारा वो डिस्टर्ब होगा। तो फिर एक दिन में कितना खाएं हम? एक दिन में तकरीबन आपको एक, जो मैं कहती हूँ कि ये देखें, ये एक आपकी फिस्ट है, हाँ, ये एक हर इंसान की जो ये एक मुट्ठी होती है ना, इतना ये पार्ट पाम साइज जो होती है ना, ये हर इंसान की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एग्जैक्टली। तो मीट के जो पोर्शन है ना, ये एक सर्विंग बनती है एक इंसान की, ये बनता है 4 आउंसेस। ठीक है, एक पाम साइज, एक का एक पीस। ठीक है, ठीक है, चाहे वो बीफ है या मटन है। ठीक है, अब इस साइज का 2 से 3 पीसेस जो है आप एक टाइम पे खा सकते हैं। ओके, एग्जैक्टली। ठीक है, लाइक आप ये कह सकते हैं कि मैं कहना चाह रही हूँ कि 10 to 12 आउंसेस का जो मीट है, इनके 2 से 3 मीट के पीसेस जो है वो आप एक टाइम पे ले सकते हैं। ठीक है जी, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकेगा। तो जनाब अनम मंजूर हमारे साथ मौजूद थी, डाइटिशियन है। अनम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जैसे अनम ने भी बोला है आप लोगों को कि एतदाल में रहकर खाना है, क्योंकि ईद आने वाली है, तो ईद पे इतना ज़्यादा नहीं खाना, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दें ताकि हमारी सेहत जो है वो
अच्छी रह सके। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, मुहलिक वायरस ने हमारी जिंदगियां यकसर बदल कर रख दी है। हमारे रहन सहन, हमारी सोच और हमारे ख्यालात में एक पैराडाइम शिफ्ट आया। कोरोना वायरस ने जहां दीगर शोबाए जिंदगी को मुतासर किया है, वहीं हमारे रोजगार के मौके और मुआशी सरगर्मियों में भी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से एक चीज की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई है और वो है टेक्निकल एजुकेशन और जदीद स्किल्स। लॉकडाउन के दौरान एक कॉमर्स और फ्री लांसिंग इंडस्ट्री को तेजी से फरोग मिला। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में मुआशी तरक्की के लिए जदीद स्किल्स सीखना एक खास अहमियत हासिल कर चुका है और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से भी नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में टेफ्टा पंजाब, जो फनी तालीम फराहम करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन चुका है, उनकी जानिब से नौजवानों को हुनरमंद बनाने और उनकी मुआशी बहबूद के लिए कई कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं। टेफ्टा इस हवाले से क्या क्या इकदाम कर रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राय मंजूर नासिर साहब, हैं सेक्रेटरी हैं टेफ्टा पंजाब के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र। सर, हमें तो सबसे पहले टेफ्टा के बारे में बताइएगा, टेफ्टा एक्चुअली है क्या और क्या काम करता है ये? टेफ्टा जो है ना जी, ये पहले काफ़ी सारे इदारे थे जो ये टेक्निकल एजुकेशन के इदारे, कोई लड़कियों को सिलाई कढ़ाई, कुछ लड़कों के लिए इस तरह करके, लेकिन ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंडर काम कर रहे थे। तो 1999 में गवर्नमेंट ने एक अच्छा फैसला किया कि उन्होंने ये सारे इदारे इकट्ठे करके तो टेफ्टा बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब टेफ्टा के हमारे कोई ये फनी तालीम के जो है 403 इदारे हैं पूरे पंजाब में। ठीक है। यानी आप समझे कि तहसील से नीचे टाउन लेवल पे हमारी जो है ना प्रेजेंस है। और उसमें हमारे को 90,000 स्टूडेंट थे जो सालाना वहां से प्रोड्यूस होते थे, हुनर सीखते थे। अब ये है कि पिछले 1.5-2 साल में उस तादाद को दुगना से भी ज्यादा कर दिया गया, यानी इस वक्त को 2.5 लाख पे वो फिगर पहुंच चुका है। ठीक है। उसी वो जो आपने कहा ना प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है और चीफ मिनिस्टर साहब का, अच्छा उसमें बड़ा सादा सा फार्मूला ये किया गया कि भाई ये जो 2 बजे छुट्टी होती है और वो हमारी सारी मशीनरी और सारे इदारे शाम को फारिग होते हैं, तो वाई नॉट कि उसमें इवनिंग शिफ्ट शुरू की जाए। ठीक है। वो इवनिंग जब शुरू की तो वो 2.5 लाख तक पहुंच चुका है अभी फिगर। अच्छा जी बिल्कुल। तो अब जो नौजवान नस्ल है उनके हवाले से क्या क्या कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह के कोर्सेज वहाँ पर आके सीख रहे हैं वो लोग? अच्छा, एक तो मैं ऑनेस्टली बताऊं कि ये मुझे आपके प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुई और मैं सारे मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ओवरऑल गवर्नमेंट के हैं, जरूरी नहीं है वो टेफ्टा के हैं, लेकिन आम बंदे को पता ही कोई नहीं है। उसको सिर्फ ये पता है कि सादा मैंने मैट्रिक करना है, FA करना है, BA करना है, जो आम तौर पे पता है। अच्छा, ये बहुत शॉर्टकट्स हैं कुछ ऐसे, और गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है। मरी में हमारा एक इदारा है, मैं गया हूँ वहां पे, इतना खूबसूरत कमरा है, साथ बिल्कुल शीशे में ऐसे पूरा आपको व्यू नजर आता है। मतलब मैं कहता हूँ कि किसी बंदे को वहां पे बिठा के कहना जी पर मिनट पैसे आपसे हम लेंगे, वो फिर भी देने को तैयार होगा। वहां पे बसें फ्री हैं, तालीम फ्री है, मशीनरी फ्री है। अच्छा, हॉस्टल वगैरह हम लोग देते हैं, और इधर हमारे कुछ इदारे हैं वहां भी। अच्छा, फनी तालीम, ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये सबसे महंगी तालीम है। आपने देखा है प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आता। उसकी वजह, आपने एक FA BA की क्लास लगानी है मैट्रिक की, आपको क्या चाहिए? एक कमरा और एक मेज और एक कुर्सी और एक टीचर हो जो पढ़ाना शुरू कर दे। अच्छा, मेज भी ना रखे तब भी काम चल जाता है। यहाँ पे आपको मशीनरी चाहिए। अब देखिए, आपने एक बंदे को गाड़ियों का मैकेनिक बनाना है, इंजन का, तो इंजन होगा तो वो प्रैक्टिकली उस पर करेगा ना। अच्छा, मशीनरी करोड़ों में। अच्छा, फिर ये है कि मशीनरी में डाई बदल गई, दूसरी चीज बदल गई, जैसे टेक्सटाइल है, लेदर है, इस तरह की चीजें। अच्छा, वो जिद्दत आ गई। आप अपना कैमरा देख लें, हमारे मोबाइल पहले कैसे होते थे 3310 और अब क्या है। अच्छा, वो फिर नई ज़ाहिर पुरानी चीज निकल गई, नई आ गई। अच्छा, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बात है कि अरबों रुपए गवर्नमेंट इसमें डालती है। 15 अरब का तो सिर्फ हमारा बजट है तकरीबन साल का। 1500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इस पे लगा रही है। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये मैंने कहा जब तक मीडिया साथ नहीं देगा लोगों को पता नहीं लगेगा। हमारे ट्रेड्स क्या है, एक तो सब इंजीनियर बनते हैं मैट्रिक के बाद, 3 साल का जो डिप्लोमा होता है ना, जो छोटा इंजीनियर होता है। अच्छा, वो इतने काम का इंजीनियर होता है कि असल काम ही वही करता है। ये जो हमारे बड़े इंजीनियर्स हैं ना, ये तो सिर्फ लशपश है ना, ऊपर से तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। जो भी बिल्डिंग बन रही होगी वहां पर जो सारा दिन वो पीली टोपी पहन के बंदा खड़ा होगा ना, वो सब इंजीनियर होगा और वो टेफ्टा से पढ़ा होगा। ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है। हमारे को 250 कोर्सेज चलते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का, 2 साल का।
लड़कियों के लिए अलग से है। मैं लड़कियों के लिए आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे कुकिंग है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, फैशन डिजाइनिंग है। ठीक है। कई क्लासों में यकीन करें हम जाते हैं, इससे दिल खुश हो जाता है। अच्छा। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, कढ़ाई, सिलाई। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मार्केटिंग की जाए, बच्चियों के साथ कोई पार्टनरशिप करके। ठीक है। अब देखें ना, आपने हमसे अगर सीखा है और अच्छी आप पेंटर हैं तो आपको हम मार्केट आपकी बने और उसमें से आपको पैसे दिए जाए। लड़कों के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, सर्वेयर्स, ऑटो मैकेनिक, मिस्त्री, पेंटर, आप नाम लें, 250 इस तरह के कोर्सेज हैं जो हम ऑफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, बात होती है मयार की, और जब हम अगर मार्केट की अगर सूरत हाल के हवाले से देखें तो मार्केट में ना ही हमें कोई अच्छा प्लम्बर मिलता है, ना ही हमें कोई अच्छा टेक्नीशियन मिलता है। मतलब इनके हवाले से आप लोग क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? मतलब वही हमें प्लम्बर भी मिल रहे होते हैं, अगर उनको कोई जदीद टेक्निकल कोई चीज़ कही जाए कि ये कर दें तो वो कहते हैं हमें नहीं आती। अच्छा, ये बहुत अहम सवाल है। अच्छा, इसके भी दो हिस्से हैं। हाँ। एक तो ये है कि उसको इलेक्ट्रीशियन को बिजली का काम आता हो। एग्जैक्टली। एक कुछ साथ अलाइड चीजें होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रीशियन में जाना कहाँ पे है? घर के अंदर। आम तौर पे देखें, आपके बेडरूम की बिजली खराब है, उसे पता हो कि खवातीन से कैसे डील करना है। मैंने उनकी चीजें पढ़ी हैं, तो ये ना हो कि वो आपकी 10,000 की बेडशीट के ऊपर जूते लेके चढ़ जाए और वो बिजली ठीक कर जाए, घर तबाह कर जाए। अच्छा, ये सारी चीजें अब हम उसको सिलेबस का हमने हिस्सा बनाया है। अच्छा। ये जो अब देखिए, कुछ लोगों ने बाहर जाना है, ये जो 7 कोर वैल्यूज है ना, देखें ना, अगर आप सिर्फ एंकर हैं और आपको बाकी किसी चीज का नहीं पता या मुझे अपनी जॉब के अलावा किसी का नहीं पता, तो फिर वो गलत है। एक तो ये हम सिलेबस में 7 चीजें डाल रहे हैं कि जब तक ये बैठना, उठना, बात करना। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, कुछ मिसाल के तौर पे अब एक बंदा है वो पंजाबी बोल रहा है, आगे जो घर वाले हैं उनको पंजाबी आती नहीं मिसाल के तौर पे, तो उसको ये सारी स्किल्स हम साथ साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब सारी चीजें उनको दी जा रही बाकी हमारे साथ चाइना है, जर्मनी है। अभी कल भी हमने ज़ल्मी फाउंडेशन और चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, ठीक है। देखिए, हुआ कैसे? हुआ ये है कि जब आप जेन्युइन चीज आपके पास होती है ना, तो आप अपने आप को ओपन करते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई चीज, मतलब मैंने गोल्ड मेडल से लिया है, मेरी कोशिश बहुत होगी कि लोगों को पता लगे कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अच्छा, अब हमने ओपन इसलिए किया है कि जर्मनी, जापान, चाइना खास तौर पे, इनको हम कहते हैं जी आप आके हमारी क्लासेस चेक करें, आप हमारा सिलेबस में हमारे साथ शामिल हों। वो जब हमने ओपन किया तो चाइना ने कहा जी कि ये तो ठीक पार्टी है। अच्छा, आम तौर पे मैंने कहा ये होता है कि क्लोज डोर पॉलिसी है कि ना किसी से मिलना है, ना बताना है, ये इन्फॉर्मेशन क्लासिफाइड है। कोई क्लासिफाइड नहीं, क्लासरूम में बेशक आप आए, मीडिया आए, चेक करे। चाइना ने कल हमारे साथ जो एग्रीमेंट किया है वो ये है कि हमारा जो 3 साल वाला कोर्स है उसमें 2 साल हमारा स्टूडेंट यहाँ पढ़ेगा। ठीक है। 1 साल वो चाइना में जाएगा। अच्छा। और सारा वो खर्चा जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट देगी। ओके। अब अंदाजा करें कि उसका कितना ज्यादा इंटरनेशनली वो उसकी डिमांड होगी। और अभी हमारे कोर्सेज भी हम सारे वो नहीं कर रहे, पुराने कोर्स हमने खत्म कर दिए। अच्छा, ये इस पे मैं आने वाली थी, लेकिन अभी मुझे सर ये पूछना है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको इतनी कबूलियत हासिल नहीं है, उसको इतना कबूल नहीं किया जाता। अच्छा, एक करियर कह लें या अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती। बाकी ममालिक में अगर देखें तो वहाँ पे बड़ा इसका रुझान भी है, लोग इसमें डिग्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों एक हाथ के हुनर को अच्छा नहीं समझा जाता, बुरा समझा जाता है? इसमें देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो अंग्रेज जब आए ना, उन्होंने जो बाकी एहसानात हम पे किए, उसमें ये भी किया कि उन्होंने बाकायदा कमी डिक्लेयर की है, किताब में लिखा कि ये नाई एक कमी है, मोची एक कमी है, तिरखान एक कमी है। उनके फिर मजदूरी मुकर्रर की कि इतने गंदम के टोपे गांव वाले देंगे। 8वां कमी उन्होंने मौलवी को भी लिखा उसमें। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हालात हमारे बिल्कुल और होते थे। मतलब मौलवी जो है वो हकीम होता था और सालसी काउंसिल का चेयरमैन होता था। उन्होंने बिल्कुल हर चीज को डिग्रेड कर दिया। अच्छा, इस्लाम में तो देखे ना, ये है कि अल कासिब हबीबुल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। बिल्कुल। अच्छा, और खास तौर पे फिर हुनरमंद जो है, हुनरमंद अगर निकाल लें, ये जितने लोग स्टूडियो में, ये सारे हुनरमंद है। बेशक पूरी दुनिया बंद हो जाए 1 घंटे के अंदर, अगर ये जिनको हम कमी कहते हैं और आपने कहा कि नीची नजर से देखते हैं, ये मेरे और सोसाइटी के मोहसिन हैं। और हमारा, मैं कहता हूँ कि हमारी क्योंकि तालीम नहीं है, हम डिग्री याफ्ता हैं। मैंने और आपने सिर्फ एक डिग्री हासिल की है। अगर तालीम याफ्ता हूं तो हमारे किरदार में वो नजर आए। अच्छा, किसी बंदे ने भी जिंदगी में आप पे अगर एहसान किया है तो हमेशा उसके मरने के बाद भी बंदा दुआ खैर करता है और जीते भी जाके उसके। अच्छा, ये मैंने कहा हमारी सोसाइटी का चेहरा मोहरा है। ये 8 बंदे आप निकाल दें, मेरी आपकी शक्लें नहीं पहचानी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ब्यूटी पार्लर बंद हो जाए तो आप अंदाजा करें ना लड़कियों के साथ बीतेगी क्या। और अगर ये नाई वगैरह बाकी ना हो। अच्छा, अब इसका हमने क्या किया? हमने ये सोचा है और इंशाल्लाह ये बड़ा जल्दी करेंगे। इसमें बहुत हमने बहस की है कि किस तरह से ये टैबूज खत्म किए जाए। देखिए ना, अगर मेरी तनख्वाह 2 लाख है और मुझे को कहता है ना जी आप ये गोश्त की दुकान बनाए 10 लाख, तो मैं कहूँगी मैं गोश्त बेचूंगा। हालांकि एक हलाल काम है और मुझे 5 गुना ज्यादा पैसे फौरन में जाके मैं ये काम कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना चौधरी मलक के जी मैं फलां का हूँ और हम ये हैं, तो हम स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज्यादा, स्टेटस कॉन्शियस, और ये हमने खुद बनाया है। देखिए, पढ़ाई लिखाई में तो ये कहीं चीज आती नहीं है ना। लेकिन अब इसमें देखिए थोड़ी चेंज है। पहले हम नाई कहते थे, फिर ये सैलून्स बन गए,
अच्छा, फिर अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने बना लिए, बहुत सारे हमारे मीडिया के दोस्त हैं, उनके सैलून्स हैं और वो बड़े फख्र से बताते हैं हमारा सैलून है। इस तरह जो तिरखान का काम था कारपेंटर का, वो फर्नीचर्स हो गए, अच्छा वो भी बताते हैं। अच्छा, जूतों वालों की देखिए सर्विस इंडस्ट्री आ गई, चले बड़े पैमाने पे चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन हम इसके ना नाम अभी बदल रहे हैं। अच्छा। इलेक्ट्रीशियन का हम नाम ही कोई ऐसा अच्छा रख दें उस तरह करके, और दूसरा मीडिया के थ्रू हम बार बार ये चीज बार बार दोहरा रहे हैं लोगों के साथ, और पेरेंट्स की हम काउंसलिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी हम जा के करना है कि जी पहले तो वालिद का दिमाग तब्दील होना। एक पैकेज हम ये देना चाहते हैं कि मैट्रिक एक बच्चे ने किया या बच्ची ने, ठीक है, अब उसके पास ये है कि 4 साल में मैं BA कर सकते हूँ और 2 साल में फर्दर MA। हमने उससे कहा जी वो जो 4 साल आपने उधर बर्बाद करने हैं ना, सादा BA की डिग्री लेनी है जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है, हम उस दौरान आपको 8 हुनर सिखा देते हैं। अब देखें एक बंदा आपके पास आता है, मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ मैडम मुझे माली का काम भी आता है, ड्राइवर का भी आता है, कुक का भी आता है, ये भी, तो आप कहेंगे जी इसको तो रख लें, ठीक है ना। अगर 6-7 हुनर मिला देंगे, अभी हमारा देखें ज्यादातर हमारे पास जॉब वाले कौन से लोग आते हैं, सारा दिन हमारे पास लोग आएंगे, हाँ जी क्या किया हुआ है, FA, आप यकीन करें दरखास्त सीधी नहीं लिख सकते, BA कुछ नहीं, अच्छा क्या आता है जी, कुछ नहीं आता। भाई कुछ आता होगा तो कुछ करेगा ना। ये जो कूड़ा क्रिकेट लोग चुनते हैं ना, ये सफाई सुथराई वाले, मैं जानता हूँ एक फैमिली को, वो 3 बहन भाई हैं और उनकी इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए महीना है। अच्छा, वो स्टार्टिंग करते हैं, चीजें बेचते हैं, घरों से कलेक्शन करते हैं, सैलरीज लेते हैं। अब देखें ना, अगर 3 लोगों का खानदान सिर्फ ये कूड़ा शूड़े का करके 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, कोई बंदा भी जो हुनरमंद है ना, एक आदमी, एक औरत, एक लड़की लड़का आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा। ये टैफ्टा गारंटी है कि इंशाल्लाह ताला जॉब मिलेगी। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा सर मुझे बताइएगा, टैफ्टा में किस उम्र के और किस काबिलियत के जो नौजवान हैं वहाँ पर आते हैं और उनका दाखिला प्रोसेस है वो किस तरह होता है? बिल्कुल, अच्छा उसमें ये है कि जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियर वाला, वो मैं जो सब इंजीनियर्स कर रहा हूँ, वो तो मैट्रिक पास स्टूडेंट्स होते हैं और मैट्रिक के बाद 3 साल का उनका डिप्लोमा होता है। ठीक है। जो वोकेशनल कोर्सेज है ना, वो जो 6 महीने 9 महीने 1 साल 2 साल वाले, उसमें हर तरह के लोग आते हैं, लड़कियां लड़के। अब परसों एक लड़की मेरे पास आई थी, शी वाज 33। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे डिप्लोमाज हैं, आप यकीन कर लें, हमारे एक डिप्लोमा होता है लड़कियों के लिए, उसके बाद गारंटेड जॉब है, यानी डिप्लोमा खत्म होने से पहले नौकरी है। अभी हमारे एक अप्रेंटिसशिप एक्ट पास हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट का मैंने कहा अच्छे जो काम है ना, उसकी तशरीह कोई नहीं होती कि गवर्नमेंट को अच्छा काम भी कर रही है, हर तरफ होता है कि शायद कोई बुराई है। 60 साल के बाद उस एक्ट में अमेंडमेंट आई है। अब वो एक्ट ये है कि थ्योरी हम पढ़ाएंगे और वो लॉ के तहत फैक्ट्री वाला पाबंद होगा कि इतने अप्रेंटिस रखेगा। अच्छा, ट्रेनिंग वो प्रैक्टिकली बच्चा बच्ची वहां पे जाके करेगा। इस दौरान उसे 80% तनख्वाह मिलेगी पढ़ाई के दौरान। ठीक है। और उस जैसी जॉब उसकी वो खत्म होगी और ट्रेनिंग, तो अगले दिन उसकी नौकरी हो जाएगी उधर। और वो सारे जो फैक्ट्रीज होंगी या जो भी इदारे होंगे वो टैफ्टा के साथ एसोसिएट होंगे और वो कानूनन पाबंद है कि वो अप्रेंटिस रखें। अच्छा, और हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। मतलब ये अश्योरिटी है कि अगर टैफ्टा से कोई करता है, कोई ट्रेनिंग लेता है, तो उसको जॉब मिलेगी इंशाल्लाह ताला 100%। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी सर मुझे बताइए कि फीसेस के बारे में, ये इसकी कॉस्ट क्या आती है पर पर्सन या पर बच्चा जो है वो कितनी कॉस्ट? तो देखें इसकी जो हमें पड़ती है वो तो बहुत ज्यादा। देखें ना, हमारा एक एक इदारा को 100 कनाल 200 कनाल, फिर मशीनरी जैसे मैंने कहा करोड़ों अरबों की। एक छोटा जो इदारा है ना, दरमियाने लेवल का कह लें, वो को 50 करोड़ में बनता है जमीन के अलावा। अच्छा, फिर वो जरा टेक्निकल लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो पढ़ाने वाले भी को सादा FA तो पढ़ा नहीं सकते, लेकिन लोगों से हम फीस न होने के बराबर चार्ज करते हैं। मतलब 10 रुपए डेली के लगा लें, 15 लगा लें, 8 रुपए, एक नॉमिनल सी फीस है जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, यानी हमने इसको उस लिए नहीं बनाया कि हम इससे पैसे कितने कमा रहे हैं। पैसे कमाने का हमने और तरीका सोचा है। हमारी जितनी जमीनें बेकार पड़ी थी, अब हमारा जो हेड ऑफिस है ये बिल्कुल जेल रोड पे गुलबर्ग में है। आप अंदाजा कर लें कि वहां पे 1-1 इंच की वैल्यू है। हमारा सिर्फ हेड ऑफिस 200 कनाल में है। ये शाहदरा में GT रोड पे 300 कनाल जगह। ये जितनी हमारी जगह थी वहां पे हम ना टावर्स बना रहे हैं, कोई 20 मंजिला 22 मंजिला, और आजकल वो BOT की बुनियाद पे बन जाते हैं। ये जमीन हमारी, पैसे किसी पार्टी के पार्टनरशिप की बेसिस पे, उससे ये है एक तो सारे हमारे जितने ये टेक्निकल इदारे हैं एक जगह पे आ जाएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, वो हमारी इनकम का सोर्स बनेगी। स्टूडेंट से हम ना होने के बराबर, बिल्कुल समझे फ्री ऑफ कास्ट है। बल्कि लास्ट ईयर कोविड में तो को 35 करोड़ फीस बनती थी, सारी माफ कर दी। अच्छा, और जैसे कोविड की आपने बात कर ली है और पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम इसी टाइम से गुजर रहे हैं, पेंडेमिक में जहाँ पर सारे इदारे बंद थे, तो टैफ्टा ने क्या क्या इकदाम किए? आपका इदारा खुला हुआ था, बच्चे आ रहे थे ट्रेनिंग? अच्छा, बच्चे नहीं आ रहे थे क्योंकि ज़ाहिर वो तो एक हालात ही ऐसे थे, लेकिन हमने उसको ना शिफ्ट किया। अच्छा, शिफ्ट इस तरह से किया कि ये ई-रोजगार की तरफ हमने फेसबुक के साथ एक एग्रीमेंट किया। अच्छा, और वो था खवातीन के लिए खास तौर पे। उसमें फेसबुक का जो पेज है जिसमें उनके टॉप अचीवर्स हैं, उसमें हमारी टैफ्टा की रहीम यार खान की बच्ची है। अच्छा, उसका नाम लिखा हुआ है। मैंने वही कहा ना कि हम एज अ मुसलमान और एज अ पाकिस्तानी
अपनी अच्छाइयाँ और कामयाबियाँ नुमायां करने में भी नाकाम हुए हैं। यानी बहुत सारा यहाँ पे अच्छा काम है ओवरऑल मुआशरे में। देखिए सबसे ज्यादा सदका, ज़कात, खैरात, एक दूसरे की हेल्प पाकिस्तान में होती है। पूरी वर्ल्ड में ये ऐसा कहीं पे नहीं है। बाहर एक्सीडेंट होता है, वो कहते हैं जी 11 11 जाने, यहाँ लोग मतलब इस हालत में उठा के गाड़ियों में डाल रहे होते हैं। दुख सुख हो तो सारा मुआशरा इकट्ठा हो जाता है। फैमिली सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, इसमें ये हुआ कि इसका एक बड़ा अच्छा मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। हमने एक प्लेसमेंट सेल बनाया है। प्लेसमेंट सेल ये है कि हमारे ये जो बच्चे बच्चियां हमसे पढ़ कोर्स सीख के जाते हैं, ये जाते किधर हैं, ठीक है, उसका हमने डेटा इकट्ठा किया। वो बना ये कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कुक, ये जितने भी कोर्सेज हैं, एवरेज उसकी बनती है कि जो बच्चा बच्ची सीखता है 25,000 रुपए महीना उसकी उन्होंने कमाई की है, ठीक है। अच्छा, ये जिन्होंने ई रोजगार का किया, कंप्यूटर के जो हम लेके गए IT वाले कोर्सेज, वो 3 महीने का किया और 36,000 हो गया। यानी उससे 1.5, और वो फ्री लांसर्स हैं। देखो ना, घर में बैठ के मजे से जब दिल करे 2-4 घंटे काम कर लेते हैं, डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। ये जो बाहर से अभी डॉलर आ रहे हैं उसमें टैप्टा का भी काफी हिस्सा है। मतलब आप लोग भी जदीद दौर के साथ अपने आप को मॉडिफाई करते जा रहे हैं, ई कॉमर्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत। सर दूसरा मुझे बताइएगा, टैप्टा का टारगेट क्या है? मतलब कितने एक साल में कितने नौजवानों को उन्होंने ट्रेनिंग देनी होती है? टारगेट ये है, जैसे मैंने अर्ज किया ना कि 90,000 था, तो 90,000 से अभी हम 2.5 लाख पे पहुंच गए कि हमने इवनिंग शिफ्ट शुरू की है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना कि मैं कहता हूं कि अगर हम यहाँ पे स्टॉप भी कर देते हैं ना, वैसे तो ज़्यादा इदारे आगे बन रहे हैं, फैल रहे हैं, इस साल भी काफी पैसे जितने हमने मांगे थे गवर्नमेंट ने हमें उससे ज्यादा दिए। अच्छा, वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देने को तैयार है, एशियन डेवलपमेंट पैसे देने को तैयार है, फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर यानी टैप्टा के लिए उन्होंने कहा जी कोई पाबंदी नहीं, आप सिर्फ लेने वाले बने कि कहां पे खर्च करने हैं। हमारा अभी से इस फोकस है। गवर्नमेंट हमें जो बहुत प्रेशराइज करे, वो कहते हैं जी पैसे आपने लाजमी खर्चने हैं, आप ये बताएं कहां पे खर्चने हैं। लेकिन एक्सपेंशन के साथ ना नॉर्मली ये होता है कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी सरकारी महकमों की। 10 साल पहले वाली उठाएं, लगेगा पता नहीं क्या हो गया। हम ये चाह रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल कि जेन्युइन हमारे 403 इदारे हों, आप कैमरा उठाएं, जिस इदारे में जाएं वो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिले। एक्सीलेंस सेंटर्स हम अपने बना रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम बिल्कुल बारीकी में जाके एक एक इदारे को मैं खुद जाके चेक कर रहा हूँ, जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 403 इदारे, और अगर 2.5 लाख का मतलब है 2.5 लाख जॉब्स, 2.5 लाख फैमिलीज को अगर सालाना होता है, ये 5-4 साल में आप देखेंगे कि इनकलाब आएगा, इसमें इनकलाब आएगा। और इसमें हम आगे भी जाते हुए देखेंगे कि बच्चे जो है वो अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे। ठीक है जनाब, राय मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी टैप्टा पंजाब। से बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। टैप्टा के हवाले से हम बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया है और बहुत से नौजवान नस्ल वहाँ पर जाकर स्किल्स हासिल करी है, जो आज के दौर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सुर और संगीत के हवाले से। तो कवाली मौसीकी की मुश्किल तरीन किस्म समझी जाती है, और अगर पाकिस्तान में कवाली के हवाले से बात की जाए तो चंद एक ऐसे घराने मौजूद हैं जिन्होंने कवाली के दिन में नाम पैदा किया है, और उन घरानों में सबसे बड़ा घराना साबरी बरादरान का है। कई दहाइयों पहले कवाली को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले गुलाम फरीद साबरी और मकबूल साबरी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। ताजदारे हरम जैसी मुतअद्दिद मारूफ कवालियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर देने वाले साबरी बरादरान न सिर्फ पाकिस्तान के मकबूल तरीन कवाल थे, बल्कि दुनिया भर में कवाली के करोड़ों चाहने वालों के दिलों की धड़कन भी थे वो लोग। उनके बाद उनके बेटे अमजद साबरी साहब ने भी एक फने कवाली को एक नई जहत दी। 5 साल पहले उनकी शहादत के बाद इस खानदानी सिलसिले को उनके बेटों ने जारी रखा है, और आज हम इस खानदान के उन सपूतों से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो साबरी खानदान की रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं और अपने वालिद के खूबसूरत अंदाज में कलाम भी पढ़ते हैं। तो मैं तारीफ करवाती चलूँ जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं मुजद्दिद साबरी हैं और उनके साथ ओन साबरी हैं, और यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो है मोहिब अली साबरी। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहिब आप ठीक है? जी। तो सबसे पहले तो मुजद्दिद आप मुझे बताइए, कब से स्टार्ट किया आप लोगों ने इस साइट पर आना? मतलब आप लोगों की तो एक पीढ़ी कह लें कि ये चलती आ रही है कवाली में, दादाजी भी और उसके बाद अब्बा जी भी इसमें थे, मेरे परदादा भी कवाली, परदादा भी इसी में थे। तो कब से फिर आप लोगों के अंदर ये शौक पैदा हुआ? बेसिकली शुरू में जब हम छोटे थे स्टार्टिंग से, तो मुझे इतना कवाली की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। और
ओन को भी कवाली की तरफ इंटरेस्ट नहीं था। अगर हम तीनों भाइयों में किसी को था तो वो मोहिब अली थे। अच्छा, मोहिब अली को ज्यादा था। और शुरू से बचपन से काफी छोटे होते थे, 3-4 साल के होते थे तो हमारे तायाबू के पास जाके सीखते थे खुद ही। अच्छा, ठीक है। उनसे शागिर्द हुए, प्रॉपर गंडा बन शागिर्द हुए, और उनके बाद डेली बेसिस पे जाते थे। स्कूल से आना है, यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज करना, तायाबू के पास चले जाना, कमरे में बैठ के सीख रहे हैं। वेरी नाइस। उसके बाद मुझे जो शौक हुआ है कवाली का वो हुआ डैडी के इंसिडेंट के बाद। अच्छा। क्योंकि डैडी के जो फैंस थे, जो चाहने वाले थे, उन्होंने मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगाई। अच्छा। और मतलब काफी उन्होंने, और मेरे पे बर्डन भी बहुत ज्यादा है, बोझ भी है। एग्जैक्टली, आप बड़े हो सबसे। हाँ। और एक लेगेसी चलती हुई आ रही, कोई 60-70 साल की मेहनत खड़ी हुई मुझ पे वेट कर रही है कि पहले साबरी ब्रदर्स आए, फिर मेरे वालिद साहब आए, अब क्योंकि सबकी आस मुझसे। हाँ, एग्जैक्टली। और यही एक डर भी लगा रहता है कि यार कहीं एक छोटी सी गलती होगी तो 60-70 साल की मेहनत जाया ना हो जाए। बाकी ये है कि अभी पिछले महीने 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट, जनवरी के अंदर मैंने प्रोफेशनल काम करना शुरू किया। अच्छा। है क्योंकि जब इंसिडेंट के बाद फिर मैंने थोड़ा टाइम अपने आप को सीखने के लिए दिया। क्योंकि जब आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगी, जो उस टाइम की वीडियोस हैं, तो उसमें मैं काफी छोटा था, मेरे ख्याल से इतनी मेरी एज होगी, और काफी छोटा था मैं। तो अब मैंने उसके बाद फिर सीखना शुरू किया। ठीक है। और अब मुझे अपना 20% लगा कि यार अब मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर मैंने प्रोफेशनली करना शुरू किया। प्रोफेशनली। तो जैसे मुजद्दिद आपने बताया कि पहले इंटरेस्ट नहीं था, तो कभी वालिद साहब ने नहीं बोला था कि इस साइड पर आओ, मतलब आप लोगों ने हमारी लेगेसी आगे लेकर जानी है? नहीं, उनका ये था कि तुम पहले अपनी स्टडीज पे फोकस करो। ठीक है। हाँ। तुम्हारी स्टडीज मुकम्मल हो जाए, फिर तुम्हें जिस भी फील्ड में आगे जानी है तुम करो, चाहे तुमने बिजनेस संभालना है वो करो, कवाली करनी कवाली करो, और कोई प्रोफेशन चूज करना है वो करो। तो उनकी तरफ से कोई हमें फोर्स नहीं था किसी चीज पे कि तुमने यही करना है या ये नहीं करना। ठीक है जी, ऑन की तरफ चलते हैं। ऑन, आपको कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ? उन्होंने तो बताया अब उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ है, आपका कैसे डेवलप हुआ कि अच्छा मैं भी इस साइड पे जा सकता हूँ? तो ऐसा कि जब हम कराची में रहते थे तो हर जगह मतलब यही होता था, गली में भी मतलब सारे हम लोग फैमिली पूरी साथ ही होती थी। अच्छा, ठीक है। तो कभी ताया बू, कभी चाचा, सब मतलब सारे बैठ के कभी करने थे, तो हम भी चले जाते थे, बुला लेते थे। एक रेसल होती थी घर के अंदर। तो एग्जैक्टली। तो उसमें मतलब थोड़ा सा हुआ, फिर लाहौर है, उसके बाद फिर जैसे भाई ने बताया कि 60-70 साल की मेहनत है हमारे पीछे। बिल्कुल, बेशक। लोगों ने एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा लगाई हैं, तो उसके पीछे फिर थोड़ा शुरू किया काम करना। उसके बाद फिर शौक हो गया अब काफी ज्यादा, अब डेवलप हो गया है शौक। अच्छा खासा डेवलप हो गया। मोहिब, आप तो शुरू से ही इसके दिलदादा निकले हैं, आपको इतना कवाली का शौक था? किसको शौक देखकर ज्यादा हुआ, दादाजी को या वालिद साहब को? वालिद साहब को देखता था, अच्छा लगता था। अच्छा। मुझे भी दिल किया कि अब मैं भी करता हूँ। मैं अपने ताया के पास जाता था, वो रोज रियाज करते थे ना। जब मैं आता था स्कूल से तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता था। बाकी इतना कुछ याद नहीं है, मैं तब 4-5 साल का होता था। अच्छा। तो ये मतलब और इतना ज्यादा इंडल्ज था उसके अंदर कि मतलब खुद ही से ही आपने कहा कि मैंने साइड पर जाना है, किसी ने फोर्स नहीं किया? सब खुश होते थे कि मोहिब अली को इंटरेस्ट है। और हमारे डैडी जो थे वो कहते थे कि हम, क्योंकि उनको पता था मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो वही कहते थे कि ये जो है मेरी गद्दी संभालेगा। अच्छा। और फिर उनमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं था, ये कह सकते हैं? उनमें भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको इसमें तो मुझसे भी ज्यादा नहीं था। अच्छा। ये तो बिल्कुल ही, इन्होंने कहा ये पहले इनका था पायलट बनूंगा, फिर कुछ और चेंज हो गया, और चेंज हो गया, अब ये आगे के नहीं। फिर इनका भी पिछले दिनों कहा कि मैं कवाली नहीं करूंगा, मैंने रैपर बनना है। मतलब वो चेंज होता रहता है ना साथ साथ। और लेकिन आगे देखते हैं कि आप क्या करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहला आप कौन सा कलाम हमें सुनाने जा रहे हैं? मशहूर ज़माना कलाम ताजदार हरम। जरूर जरूर सुनाना पेश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, तो जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीब
ताजदारे हरम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम आका, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम। मैं कशो आओ मदीने चले आका, मैं कशो मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे आयात न खौफे कज़ा मदीने में, गमे आयात न खौफे कज़ा मदीने में, और नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, बराहे रास्त है राहे फजा मदीने में, मदीने चले आओ मदीने चले आओ, दुख दर्द अलम सब छटते हैं, दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, मैं कशो आओ मदीने चले, दस्त साकिए कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने कवाली पढ़ी है। मोहिब आपकी तो क्या ही बात है, मुजद्दिद आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, और ऑन आपने भी कमाल ही कर दिया है। तो आप ये लेगेसी आपके अंदर मौजूद है और आप इसको लेकर चलेंगे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह, और हम आने वाले दिनों में आप लोगों को टीवी स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो मुझे अब आपने ये बताना है कि सादा किसके साथ वालिद का जो है ना वो लगाव था? बहनों के साथ। अच्छा, वो मतलब दोनों बहनें जो थी वो ज्यादा लाडली थी, हम थे, हमसे भी वो करते थे, लेकिन ज्यादा क्लोज दोनों बहनें थी, और मोहिब अली अच्छा। ज्यादा क्लोज। वो मतलब रात को कहीं भी सो रहे होंगे ना, हाँ। क्योंकि हम सब जॉइंट फैमिली रहते थे, तो किसी कहीं भी सो रहे होंगे, किसी भी कमरे में सो रहे होंगे, रात को मोहिब अली ने आके डैडी के साथ। अच्छा, मोहिब का बहुत ज्यादा प्यार था डैडी के साथ। बहुत। ठीक है जी। अब मुजद्दिद साबरी और ऑन साबरी और मोहिब अली साबरी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं, और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के साथ, हमारी बेस्ट विशेस हैं। और जाते जाते एक और कवाली आप लोगों से हम सुनना चाहेंगे, ताकि जो हमारी ये मॉर्निंग है ये और ज़्यादा अच्छी गुजर जाए। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जाते जाते इनसे एक और कवाली सुनते हैं। और मैं जाते जाते फिर एक छोटी सी ऐलान भी कर दूं कि अभी इन्हीं डेज में, कल या परसों, ठीक है, हो सकता है कि हमारा एक नया ट्रैक है, और वो है तो पुराना काफी, मेरे दादा का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ कलाम है, जिसको हमने मॉडर्नाइज करके ठीक है अभी इंशाल्लाह किया है। अभी बिल्कुल सब कुछ हो गया, डन हो गया, एडिटिंग के लिए प्रोसेस में गया हुआ, और वो हो सकता है इंशाल्लाह आप तीनों का ही है वो। जी ठीक है, बेहतरीन हो इंशाल्लाह गया आज या कल मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, जरूर और जरूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोग देखिएगा जाके, और जरूर जरूर जरूर। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊं
भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली हो, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। काश पूर्णम दया रे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन हो, जीते जी। ये शेर जो है मकता है आखिरी, और शेर पे आमीन कहिएगा। काश पूर्णम दया रे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं, हाल हम मुस्तफा को सुनाऊं, काम कर उनके रोजे की जा